करीब 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ मैं नेहा बातम। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से करेंगे, जहां बीमारी का इस वक्त ट्रिपल अटैक देखा जा रहा है। जी हां, कोरोना, ब्लैक फंगस और अब डेंगू। कोरोना के 1491 केस, जबकि मौत का आंकड़ा 130 तक पहुंच चुका है। लेकिन 2 ऐसी और बीमारियां हैं जो इस वक्त दिल्ली को परेशान कर रही हैं। दूसरी है ब्लैक फंगस, जिसके 620 मामले दिल्ली भर में हैं। डेंगू के 5 महीने में 25 केस सामने आए हैं। ये तीनों बीमारियां इस वक्त दिल्ली को परेशान कर रही हैं। दिल्ली ने तो कोरोना को काबू में कर लिया, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने नए खतरे के रूप में सिर उठा लिया है। दिल्ली के ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और कल तक मरीजों की संख्या 620 तक पहुंच गई। लेकिन इन मरीजों के साथ समस्या ये हो रही है कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की भारी कमी है। 620 के करीब केसेस दिल्ली में हो गए हैं, लेकिन दवाई नहीं मिल रही है। परसों भी 400 के करीब वो मिले थे डोज, कल भी 400 मिले थे, जबकि एक दिन में एक पेशेंट को 6 के करीब इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो अगर 600 पेशेंट्स हैं तो हमें 3500 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमें मिल रहे हैं केवल 400 इंजेक्शन। तो उस वजह से उसके इलाज में काफी दिक्कत आ रही है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को हर रोज शाम 4 बजे तक मरीजों का डेटा उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि एम्फोटेरिसिन बी की मांग और आपूर्ति का अंदाजा मिल सके। ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है वो केंद्र सरकार कोटा अलोकेट करती है, और उस कोटे के हिसाब से दिल्ली को जो कोटा मिल रहा है वो दिल्ली में पेशेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, और इसकी दवाई की बहुत बड़ी किल्लत है। हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन इंजेक्शन दे। एक पेशेंट को 6 लगते हैं। पहले कोरोना, फिर ब्लैक फंगस, लेकिन दिल्ली में अब एक और खतरा फिर से सिर उठा रहा है, और वो है डेंगू का खतरा। एमसीडी की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 हफ्ते के भीतर दिल्ली में डेंगू के 4 नए मामले दर्ज किए गए हैं। डेंगू के मामलों ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में जनवरी से लेकर मई के बीच पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक दिल्ली में डेंगू के 25 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में साल 2013 में 1 जनवरी से 26 मई के बीच डेंगू के 7 मामले सामने आए थे। 2014 में 3, 2015 में 9, 2016 में 8, 2017 में 19 और 2018 में 15 और साल 2020 में 18 मामले दर्ज किए गए थे। डेंगू के साथ चिकनगुनिया और मलेरिया ने भी दिल्ली में दस्तक दे दी है। दिल्ली में मलेरिया और 4 चिकनगुनिया के मामले भी दर्ज किए गए हैं, यानी दिल्ली में एक साथ बीमारियों ने हमला बोल दिया है। जरूरत है कि लोग सावधान और सुरक्षित रहें। पंकज जैन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली के लिए दरअसल अच्छी बात यह है कि कोरोना की संक्रमण दर 2% से नीचे पहुंच गई है। अगर हम 23 मई को खत्म हुए हफ्ते के संक्रमण दर की बात करें तो आंकड़े यहां पर यह बताते हैं कि कोरोना के मोर्चे पर दिल्ली की प्रगति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम दरअसल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे संक्रमण दर साप्ताहिक औसत के आंकड़े हैं। ताजा आंकड़े ये नहीं है। दिल्ली में संक्रमण दर पिछले हफ्ते 5.2% थी, वहीं गुजरात में 4.8%, गोवा की अगर बात कर लें तो 34.4%, जबकि कर्नाटक में 26.8%, केरल में 23.1%, तमिलनाडु में 20.6% और आंध्र प्रदेश में 22.6% ये आंकड़ा था। ये संक्रमण दर का हफ्ते का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट 23 मई को क्या था अलग अलग राज्यों में। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरीके से लगातार संक्रमण दर में कमी आई है, ये अच्छी खबर तो है ही, लेकिन 2 और नई बीमारियां जिससे अभी तक दिल्ली सरकार निपट नहीं पाई है। एक ब्लैक फंगस जिसका एम्फोटेरिसिन बी कहीं भी नहीं मिलती है, ब्लैक में मार्केटिंग की जाती है, और दूसरा डेंगू के मामले तो इस वक्त आम होते हैं। हर साल देखने को मिलता है कि यही वो वक्त है जब डेंगू के मामले
मामले अचानक से बढ़ जाते? बिल्कुल, अगर आप कहें कि ट्रिपल अटैक है दिल्ली पर, वो बहुत गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी कोविड का दूसरा वेव थोड़ा कम पड़ा है, उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। 2% से जो दैनिक पॉजिटिविटी रेट है वो अभी अभी नीचे आया है। लेकिन साथ ही साथ जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोमाइकोसिस है, उसको लेकर के बड़ी चिंता है, क्योंकि लगभग 650 केस अकेले दिल्ली में हैं। और जो कल अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि उनके पास सिर्फ 400 इंजेक्शन हर रोज हैं, जबकि एक पेशेंट को लगभग 4 से 5 इंजेक्शन देना पड़ता है रोजाना। तो 3500 से 3600 इंजेक्शन की जरूरत है और 400 मिल रहा है। तो ये स्थिति है। ब्लैक मार्केटिंग है जो सरकार अपने जरिए मुहैया करा रही है, उनकी काफी किल्लत है। तीसरी जो बड़ी परेशानी है वो है जिसको हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज, यानी मच्छर और मक्खियों के जरिए, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है। इस बार बारिश भी ज्यादा हुई क्योंकि जो चक्रवाती सिस्टम था उसकी वजह से, तो डेंगू के मामले भी अचानक बढ़े हैं। अभी जो पिछले 8 साल की अगर हम तुलना करें तो इस समय तक जितने मामले आते थे वो सबसे ज्यादा है, 25 तक मामले आ गए हैं। क्या आगे इसी तरीके से उस पर रोकथाम कैसे की जाएगी, क्योंकि सारा सिस्टम तो लगा हुआ था कोरोना की रोकथाम में, तो क्या डेंगू के लिए तैयारी की गई है, मलेरिया और चिकनगुनिया की तैयारी की गई है? ये भी आने वाले समय में इन सब को भी बहुत उस पर काम करने की जरूरत है। तो ये जो ट्रिपल अटैक है उससे कैसे बचेगी दिल्ली, ये सरकार के लिए और बाकी जो नगर निगम है और एनडीएमसी है उनके लिए बड़ी चुनौती। साथ ही लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कुमार कुणाल भी हमें जानकारी दे रहे थे कि कैसे अरविंद केजरीवाल जो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है उसकी समस्या से जूझ रहे हैं और इससे जल्द पार पाना होगा। अगर देश में ब्लैक फंगस के केसेस देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। 25 मई तक के आंकड़ों की अगर बात कर लें तो यहां पर दिल्ली में 119, हालांकि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में 620 केस है। राजस्थान की अगर बात कर लें 492 केस यहां पर है। उत्तर प्रदेश 701 मामले हैं, वहीं मध्य प्रदेश में 752, महाराष्ट्र में 2770, गुजरात में 2859 और आंध्र प्रदेश में 768 मामले हैं। जबकि देश भर का अगर आंकड़ा हम देखें तो 11,717 कुल मामले बताए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली से पंजाब तक, यूपी से राजस्थान तक इसके मरीज सामने आ रहे हैं। मातम बस रहा है। परिवार का सहारा काली महामारी की भेंट चढ़ गया। ये बूंदी जिले के सेरदा कस्बे की तस्वीर है। हंसराज पंचाल कस्बे में मेडिकल स्टोर चलाते थे। पंचाल को पहले कोरोना हुआ और फिर ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया। कुछ दिन तक वो खुद की दवा लेते रहे, फिर कस्बे के डॉक्टर का सहारा लिया, लेकिन फिर मर्ज बिगड़ा तो जयपुर के निजी अस्पताल पहुंचे। इलाज में 7 लाख खर्च हो गए। पाई पाई को मुहताज हो गए तो सरकारी अस्पताल एसएमएस पहुंचे, लेकिन जान नहीं बची। ब्लैक फंगस का खतरा ग्रामीण इलाकों में फैलने लगा है और इस इलाज के दौरान लोग कर्ज में डूबे जा रहे हैं। कर्ज लेने के बावजूद अपने परिजनों को बचा नहीं पा रहे हैं, इसका बड़ा दुख है। इसी तरह से हंसराज जी हैं जिनकी मौत हो गई है ब्लैक फंगस से और परिवार कर्ज में डूब गया है। तो हमने सीधा ऑपरेट के लिए हैस कर दिया। 16 तारीख को उसका ऑपरेट भी हो गया और हमने तुरंत 3 लाख तो उसने एडवांस जमा करा लिए। बाकी दवाइयां उस समय इंजेक्शन भी नहीं मिल रहे थे। बहुत मुश्किलों और लोगों से मदद सहायता लेने के बाद कहीं जाकर इंजेक्शन मिले। ज्यादा 60-70 हजार रुपए उसके अकाउंट में थे, वही उसके हैं। बाकी 70-80 हजार उसके एक दोस्त के हैं भोजराज के। 50,000-60 हजार मेरे पास थे। 1 लाख मैंने एक मित्र से लिया मेरे अकाउंट में, डायरेक्ट ट्रांसफर इंटर मैंने इसके खाते में ट्रांसफर किए और इसके अलावा 1.5 लाख रुपए मैंने अलग से लिया। ऐसा करके हमने 6 लाख रुपए पूरे 50-60 हजार इनके थे, बाकी सारे कर्ज पे ही हैं। मतलब 6.5 या 7 जो भी हिसाब है उसमें से यूं मानो 6 लाख तो कर्ज ही है। ये स्थिति है। पंचाल का बताते हैं कि प्रधानमंत्री निवास योजना के तहत उन्होंने ये मकान बनाया था और ये मकान अभी पूरा नहीं हुआ है। 2 छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बावजूद परिवार के ऊपर काफी कर्ज हो गया है और
ये उम्मीद करते हैं कि सरकार कम से कम ऐसे लोगों के लिए जो इलाज के दौरान कर्ज में डूब गए हैं कोई न कोई उपाय करे, कोई राहत दे, ताकि परिवार आगे की तरफ बढ़ सके। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में इन दिनों गहमा गहमी तेज हो गई है। जब से ब्लैक फंगस ने पांव पसारे हैं, अस्पताल पर मरीजों का लोड बढ़ता जा रहा है। अब तक 44 मरीज यहां भर्ती हो चुके हैं, जिनमें 3 मरीजों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। 5 मरीजों को इस बीमारी से आंख गंवानी पड़ी है। कुछ मरीजों के जबड़े भी निकाले गए हैं। जोधपुर एम्स की बात करें तो वहां ब्लैक फंगस के 80 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। 44 मरीज हैं ब्लैक फंगस के, जो कि हम हमारी भाषा में म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। 5 की आंखें गंवानी पड़ी, उनका ऑपरेशन हुआ जिसमें कि आंखें को निकालना पड़ा और 3 की मृत्यु हुई है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकार द्वारा एम्पुटेशन भी प्रोवाइड की जा रही है। हम एम्पुटेशन भी दे रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर से सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 1.5 साल के एक बच्चे में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज किया जा रहा है। बच्चा पहले से ही ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी ब्लैक फंगस के केस बढ़ते जा रहे हैं। शहर के फॉर्चून हॉस्पिटल में अब तक ब्लैक फंगस के 15 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनमें 7 गंभीर मरीजों का ऑपरेशन किया गया है। राहत वाली बात यह है कि सभी मरीज ठीक हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में एक दिन पहले ही ब्लैक फंगस से एक मौत हो चुकी है। यूपी में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकार को चिंतित कर दिया है। हमारे पास इस नए बीमारी का जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है और केंद्र सरकार के पास जाता है। केंद्र सरकार के माध्यम से जो दवाई इसका बना है, जिसका कंट्रोल उन्हीं के पास है, उसका वितरण केंद्र सरकार उसी मरीजों की संख्या पर देता है। पश्चिमी यूपी में ब्लैक फंगस महामारी तेजी से पांव पसार रही है। हापुड़ में ब्लैक फंगस के 2 और नए मरीज पाए गए हैं। इसमें मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। ब्लैक फंगस के 5 मरीज मेरठ के LLRM अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ब्लैक फंगस के हापुड़ जिले में 5 केसेस आए हैं। इन 5 केसेस में से हमने इन्हें LLRM मेरठ रेफर किया है और मंडल स्तर पे ब्लैक फंगस की जो दवाई है एम्फोटेरेसिन बी वो उपलब्ध हो जाती है। अगर पंजाब की बात करें तो फाजिल्का जिले में ब्लैक फंगस के 3 मामले सामने आए हैं, जिनमें एक मरीज की मौत हो गई है। फरीदकोट में एक महिला समेत ब्लैक फंगस के 6 मरीजों की पुष्टि है। इनमें 3 कोरोना संक्रमित भी हैं। बूंदी से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर 26 जनवरी को हुए लाल किला हिंसा मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक लाल किले में सोची समझी साजिश के तहत किसान मार्च दाखिल हुआ था। किसानों का मकसद था लाल किले में घुसकर लाल किले को नया प्रोटेस्ट साइट बनाना, ताकि मोदी सरकार के लिए नए किसान बिल का विरोध प्रदर्शन किया जा सके। इसीलिए बड़ी संख्या में बुजुर्ग किसानों को भीड़ में शामिल कर लाल किले में दाखिल करवाया गया और घंटों लाल किले को इन्होंने घेर कर रखा। छब्बीस जनवरी 2021 को लाल किले में जमकर हिंसा हुई थी। दरअसल 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली तमाम नियम और कानून को धता बताते हुए लाल किले में दाखिल हुई थी और जमकर उत्पात मचाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत प्रदर्शनकारी इस लाल किले में दाखिल हुए थे। मकसद था लाल किले को कब्जा करके नया किसान प्रोटेस्ट साइट बनाना और लाल किले में नया किसान प्रोटेस्ट साइट बनाकर सरकार के नए कृषि कानून बिल को विरोध करना। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व को इसलिए चुना गया ताकि सरकार की देश और विदेश में शर्मिंदगी महसूस कराई जाए। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए ये भी बताया है कि लाल किले की प्राचीर में तिरंगे झंडे का अपमान करके निशान साहब और
किसान झंडा फहराने वालों को मोटी रकम देने का वायदा भी किया गया था। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में एक आरोपी की बेटी का इंटरसेप्ट ऑडियो भी दाखिल किया है, जिसमें बेटी कह रही है कि पापा को 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में एक डेटा भी दिया है कि कैसे नवंबर और दिसंबर 2020 में ही दिल्ली हिंसा की साजिश रच दी गई थी। बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर की खरीद फरोख्त बढ़ गई थी। तो सबसे चौंकाने वाला खुलासा लाल किले में 26 जनवरी को जो हिंसा आई थी उसमें दिल्ली पुलिस ने ये किया है कि उपद्रवी लाल किले पर कब्जा करना चाहते थे और इसे नया किसान प्रोटेस्ट साइट बनाना चाहते थे। कैमरामैन नासिर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। घोटाले में फरार हीरा कारोबारी ने डोमिनिका मुल्क को अपना नया ठिकाना बना लिया है। जल्द ही भारत लाने के रास्ते मेहुल चोकसी के लिए तलाशे जा रहे हैं। चोकसी पहले एंटीगुआ में छिपकर रह रहा था, लेकिन सख्ती बढ़ने के बाद वो डोमिनिका भाग गया। एंटीगुआ में चोकसी के खिलाफ पहले भारत को सौंपने के मामले चल रहे हैं। एंटीगुआ सरकार के सूत्रों के हवाले से चोकसी डोमिनिका का नागरिक नहीं है, तो ऐसे में उसे भारत को सौंपा जा सकता है। एंटीगुआ का नागरिक चोकसी समंदर के रास्ते डोमिनिका भागा है और वहां पकड़ा गया है। एंटीगुआ की सरकार पहले डोमिनिका से चोकसी को सौंपने की अपील कर चुकी है। जनवरी 2018 में 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले में चोकसी देश छोड़कर फरार हो गया था। और इस पूरे मामले पर एंटीगुआ के पीएम गास्टन ब्राउन से आज तक संवाददाता गीता मोहन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। Hey, thanks for joining us, sir. If you could tell us exactly what really happened, has there been any communication between your office and that of Dominica? And the answer to that is yes. And you're correct. Chokshi was found in Dominica today. And there has been collaboration between the Antiguan and Dominican governments to make sure that Mr. Chokshi is actually deported directly to India. We have specifically asked law enforcement in Dominica not to return him to Antigua because he has legal and constitutional protections here. So we have asked him to ensure that he's deported directly to India. So there's been collaboration taking place between the Antiguan and Dominican governments, and we have also notified the Indian High Commissioner so that India law enforcement could make the necessary arrangements to collect their citizen. महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल छात्रों की परीक्षाएं 10 जून से 30 जून के बीच कराने का फैसला लिया है। परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। सरकार के इस फैसले पर छात्रों ने आपत्ति दर्ज की है। वो चाहते हैं कि कोरोना काल में बाकी परीक्षाओं की तरह उनकी परीक्षा भी ऑनलाइन हो। महाराष्ट्र में मेडिकल परीक्षाएं ऑफलाइन करवाए जाने का छात्र विरोध कर रहे हैं। कई छात्रों ने इसका विरोध करते हुए अपने घरों से वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। इनमें से कुछ छात्र तो ऐसे हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। राजस्थान के जैसलमेर का एक छात्र तो वीडियो बनाने के दौरान हांफ रहा था। अस्पताल में कोरोना के इलाज के बाद उसे अभी छुट्टी मिली है, पर उसकी हालत ऐसी कतई नहीं है कि वो परीक्षा देने के लिए महाराष्ट्र आ पाए। इधर से इतना ट्रेवलिंग का प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ से महाराष्ट्र जाने के काबिल नहीं हूँ अभी तक, और नहीं हमारे यहाँ का ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्ट का इतना दिक्कत आ रहा है कि पूरा एरिया ही मेरा रिमोट एरिया के अंदर है। जैसलमेर में इतनी दिक्कत आ रही है कि मैं महाराष्ट्र में वहाँ तक जाने के अभी तक पूरा रिकवर नहीं हुआ हूँ, और बीच में तबीयत खराब हो गई तो एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। कोरोना की वजह से मेडिकल छात्रों की डेडलाइन 3 बार बढ़ चुकी है। सरकार ने इस बार फैसला कर लिया है कि 10 जून से 30 जून के बीच परीक्षाएं करवाई ही जाएंगी। लेकिन काफी छात्र इस फैसले का ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि जब छात्र एग्जाम देने के लिए वापस आकर हॉस्टल में रुकेंगे तो भला सोशल डिस्टेंसिंग कहां संभव हो पाएगी। संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए पहले छात्रों को वैक्सीन लगाई जाए, फिर परीक्षा के लिए बुलाया जाए। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा क्रिएट हो रहा है, क्यों ऐसा वन साइडेड स्टोरी बन रहा है जहां इंजीनियरिंग और दूसरे नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट किए जा सकते हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स को सीधा सीधा इग्नोर किया जा रहा है। क्यों ऐसा कुछ? हमारे मिनिस्टर अमित देशमुख सर का ये मानना है कि अगर आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो, भविष्य में आप लोग पेशेंट को ट्रीट कैसे करोगे अगर आप अभी फिजिकली जाने से कतरा रहे हो। सर, उस वक्त हमको वैक्सीनेशन लग चुकी हुई होगी, इस वक्त हमें वैक्सीन नहीं लगी हुई है। हम ये भी तो डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप हमारा वैक्सीन
वैक्सीनेशन करवा दो तो हम तो ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, कोई टेंशन ही नहीं, फिर कोई बात ही नहीं। 10 जून से 30 जून के बीच होने वाली परीक्षा में महाराष्ट्र में 40,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। एक तरफ मेडिकल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख का कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम्स लेना ये प्रोसीजर में नहीं बैठता है, इसलिए स्टूडेंट्स को ऑफलाइन एग्जाम्स की ही तैयारी करनी चाहिए और एग्जामिनेशन सेंटर्स पर सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। मार्च के बाद से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। पिछले महीने 75 लाख लोगों की नौकरी छिन जाने का दावा किया गया है। कोरोना के संकट से बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है तो नौकरियां छिन जाती हैं। जिन हाथों ने तलवार थामकर उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक में तलवारबाजी के खेल में सम्मान के साथ खिलाड़ी पैदा किए, अब उन्हीं हाथों में आरी है, लकड़ी का टुकड़ा है और सम्मान से जीने के लिए योग्यता के विपरीत काम करने को मजबूर करने वाली बेरोजगारी है। जिन हाथों ने बहुत से खिलाड़ियों को तीरंदाजी सिखाई, वो हाथ अब समोसा बनाते हैं, क्योंकि सम्मान से योग्यता मुताबिक रोजगार पाने का सपना बेरोजगारी के तेल में खौल चुका है। और जिन हाथों ने बड़े मुक्केबाजों को मेडल दिलाए, वो हाथ अब बेरोजगारी के लॉकडाउन और खेल खिलाकर भूल जाने वाली नीतियों में चाय बेचने तक को मजबूर हुए। अर्थशास्त्र कहता है कि ये वो बेरोजगारी है जो योग्यता के विपरीत काम करने के लिए छोड़ देती है, तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। और उसी दस्तक के लिए लखनऊ से बाराबंकी तक पहुंचते हैं संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव, जिन्हें दिखती है ये तस्वीर और ये आरी लकड़ी के एक टुकड़े पर नहीं चल रही, उस परिवार के सपनों पर चीरा लगाती है। जहां तो तय थी खुशियां हर शहर के लिए, कहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हुई इस घर के लिए। ये तलवारबाजी के एक ऐसे कोच हैं जिन्होंने 7 से 8 साल से ज्यादा कोचिंग दी है, और जिस हाथ में तलवार रहती थी उस हाथ में आज आरी है। मजबूरी का ये आलम है। और कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा पिछले साल का, तब से उनके ये हालात आज तक कंटिन्यूड हैं। लखनऊ के संजीव कुमार गुप्ता 2020 के लॉकडाउन से पहले तक तलवारबाजी के प्रदेश स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी तैयार करके देते थे। अखबारों की कतरन में कारनामे इनके अब भी दर्ज हैं। घर की दीवार पर लटके मेडल, शेल्फ पर सजी ट्रॉफियां कोच संजीव कुमार की कोचिंग की गवाही देती हैं। लेकिन लॉकडाउन में कोचिंग बंद हुई तो संविदा पर कोचिंग देते रहे खिलाड़ी संजीव कुमार के हाथों में तलवार की जगह आरी आ गई, क्योंकि घर में बेरोजगारी आ गई। घर में कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो ये काम करके अपना जीव को ये कितना कुछ कमा लेते हैं सर? इसमें हम लोग का 300 रुपया पर डे मिलता है। और स्वाभिमान इतना है, कितना मांग के लोगों से खाएंगे, जब काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे। इतना पैसा फिर भी नहीं मिल पाता कि बेटी के स्कूल की फीस भर पाए, इसलिए 12 साल की तलवारबाजी की खिलाड़ी बेटी ख्याति दोस्तों से स्कूल न आने की झूठी वजह बताती है। मैं बोलती हूँ कि मेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गया, इसलिए नहीं आ पाऊंगी। बच्चों का खेल नहीं होता बड़े बड़े खिलाड़ी तैयार करना, लेकिन जिन हाथों में अभी आप समोसे में आलू भरने के लिए खोल तैयार होता देख रहे हैं, इन्हीं हाथों में कभी तीर धनुष होता था। प्रदेश का नाम रोशन किया, कई तीरंदाज देश के लिए दिए, लेकिन 44 साल के कोच महेंद्र प्रताप सिंह अब समोसा बेचकर घर चलाने को बैठे हैं। ऐसा क्यों हुआ? अगर नियमानुसार अगर टाइम से हम लोगों की पोस्टिंग हो गई होती सर, तो आज हम लोग RSO के रीजनल स्पोर्ट्स अफसर के करीब होते। तो ये तो कभी नहीं सोचा था कि अब ये करना पड़ेगा सर। सवाल आज तक का सिर्फ इतना है कि महामारी किसी के हाथ में नहीं है, लॉकडाउन लगाना भी मजबूरी है, पर इन सब का, इन जैसे चेहरों का क्या दोष है और इनके लिए सरकार की क्या योजना है? सरकारों की योजनाएं क्या सिर्फ खिलाड़ियों के मीडिया में चकाचौंध बटोरने तक ही दिखती हैं? वरना मुक्केबाज तैयार करने वाले कोच मोहम्मद नसीम चाय बेचने को क्यों मजबूर हुए? इन सारे सवालों की दस्तक के साथ संवाददाता समर्थ अब खेल निदेशक RP सिंह के पास पहुंचते हैं। जून माह है, इसमें मैं ट्रायल कराऊंगा। आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि जो भी उसमें प्रशिक्षक हैं तथाकथित, जो भी अपने जो उनकी प्रॉब्लम है वो आए हमसे बात कर लें। जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से उनका हो जाएगा। तो फिर तब तक क्या अपनी योग्यता के विपरीत खिलाड़ियों को हुनर देने वाले ये हाथ आरी चलाते रहेंगे, समोसा बनाते रहेंगे? अगर ये खिलवाड़ खिलाड़ियों के साथ जारी रहा तो यकीन मानिए फिर खेल के मैदान से देश का नाम रोशन करने वाली कहानियों का अंत हो जाएगा।
समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशील कुमार की मां दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि सुशील कुमार के केस में मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन लगा दी जाए। सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद से ही कई अन्य गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इसके बाद अब सुशील कुमार की मां कोर्ट पहुंची हैं केस में मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन लगाने की मांग को लेकर। मेरे बेटे के खिलाफ मीडिया ट्रायल ना हो, सुशील की मां की अपील है कोर्ट से। मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन लगा दिया जाए। हत्या के मामले में आपको बता दें कि रेसलर सुशील कुमार गिरफ्तार है। तो देश का नायक एक ही रात में खलनायक कैसे बन गया? सुशील के खिलाफ एक के बाद एक अहम सुराग मिल रहे हैं। अब पुलिस पूरे मामले को गैंगस्टर वॉर की तरह देख रही है। वहीं सुशील ने सलमान की सुपारी लेने वाले गैंगस्टर से जान का खतरा बताकर सबको चौंका दिया। जिन हाथों ने कभी हिंदुस्तान का झंडा उठाकर देश का नाम रोशन किया था, आज उन हाथों पर खून का इल्जाम है। जो सिर कभी हिंदुस्तान के लिए फख्र से उठा था, वो कपड़े में छिपा कर निकल रहा है। जिसे कभी ये पुलिसकर्मी सुरक्षा देने के लिए ड्यूटी पर आते थे, आज वही उसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। पूरा देश हैरान है। जो कल तक देश के नौजवानों का नायक था, वो एक रात में खलनायक बन गया। पहलवान सागर धनखड़ हत्या को लेकर एक के बाद एक खुलासे सुशील की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अब तक सागर धनखड़ हत्याकांड के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से प्रिंस मौके से ही पकड़ा गया था और प्रिंस के ही मोबाइल से अहम वीडियो मिला था। इसके 19 दिनों बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के मुंडका से सुशील कुमार और उसके साथी अजय को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार में आए 4 आरोपी जो काला असौधा और नीरज बवानिया के लिए काम करते हैं, इस मामले में बेहद अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। ये रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ ने ये अभी 4 लोगों को कल रात को गिरफ्तार किया है। ये चारों लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशूड थे सागर पहलवान मर्डर केस में, जिसमें मेन अक्यूज सुशील कुमार है। ये जो 4 लोग हैं, इन सबके नाम भूपेंद्र एलियस भुट्टी, मोहित एलियस भोली, गुलाब और मंजीत हैं। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार फिलहाल दिल्ली पुलिस की 6 दिनों की रिमांड पर हैं और दिल्ली पुलिस लगातार सुशील से पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों के मुताबिक सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर के साथ संबंधों को लेकर सुशील कुमार मुंह खोलने को तैयार नहीं है। पुलिस सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में पकड़े गए 4 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। एफआईआर के मुताबिक दिल्ली पुलिस को मौका वारदात से 3 गाड़ियां स्कॉर्पियो, होंडा सिटी और ब्रीजा बरामद हुई है। स्कॉर्पियो की पिछली सीट से पुलिस को एक डबल बैरल का गन और 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। मौके से बांस और 2 डंडे भी बरामद हुए थे। मौका वारदात पर पुलिस को खून के निशान मिले थे। एक मोबाइल फुटेज में भी सबूत थे। मौका वारदात से सभी सबूतों और सुरागों को दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि मोबाइल फुटेज के साथ किसी तरीके की छेड़खानी नहीं हुई है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि 19 दिनों तक फरार सुशील इस दौरान किन किन लोगों के साथ था, कितने अलग अलग तरीके के सिम का इस्तेमाल किया। इस पूरे मामले में सुशील की मदद करने वालों से सवाल जवाब किए जाएंगे। वहीं खबरों की माने तो पुलिस सुशील को हरिद्वार भी ले जा सकती है, जहां सुशील के छिपे होने की खबर थी। दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और 2 अन्य बदमाशों को अलग अलग जेल से कोर्ट के ऑर्डर पर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेकर आई है। ये सभी गैंगस्टर दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा की अलग अलग जेलों में बंद हैं। पुलिस की माने तो इनसे सागर हत्याकांड पर भी पूछताछ होगी। इनसे काला जठेड़ी और अन्य बदमाशों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। हिमांशु मिश्रा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ यहां रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।
ही, लेफ्ट से स्प्रे, राइट से वाइप। क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन के डुअल एक्शन वाला नया Savlon स्प्रे एंड वाइप। लेफ्ट से स्प्रे, राइट से वाइप। आपको टफ और स्ट्रांग कौन बनाता है? अंडा। संडे हो या मंडे, अपना टूथपेस्ट बदलो और लाओ डाबर रेड पेस्ट, जिसमें है लौंग, पुदीना और तोमर जैसे आयुर्वेदिक तत्व जो आपके परिवार को दे सुरक्षा। और अब डाबर रेड पेस्ट प्रभावशाली है 99.9% वायरस मारने में भी। आपके प्लेसमेंट्स के चैप्टर पे सक्सेस का थप्पा यहीं से लगेगा। ये इन्हें बोलने की जरूरत नहीं, इनके प्लेसमेंट्स ही बोलते हैं। चूज मोर, चूज रैंक। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित। प्लास्टो है तो गारंटी है। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे, क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही फसंगी, जो देता है एंड्योरामास। रखो पर्सनालिटी और इम्यूनिटी दोनों सॉलिड। एंड्योरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। अब आपको बिहार के एक स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा दिखाते हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोस्त का गांव इलाज के अभाव में क्यों दर दर भटकने को मजबूर है। बिहार के हेल्थ सिस्टम का ईसीजी, बीमार स्वास्थ्य केंद्र की दवा क्या? बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम सहरसा के महिषी प्रखंड में स्थित मैना गांव पहुंचे हैं, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। और कहने को तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले 25 साल से जो है यहाँ पर बनकर तैयार है। कुछ साल तक ये चलता भी रहा, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पिछले कई सालों से ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बंद पड़ा हुआ है और जो गांव के लोग हैं उनको इसकी वजह से जो है बेहद ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को मुंह चिढ़ाती तस्वीरें सहरसा जिले के मैना गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र की है। बदहाल और खस्ताहाल स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आपको ले चलें, उससे पहले सरकारी सिस्टम की पोल खोलती इस अपील को बहुत गौर से सुनिए। मुझको जब स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दवाई और उसका व्यवस्था नहीं है, कोई भी पदाधिकारी जो एएनएम या कंसर्निंग जो अभी जो पोस्टेड है उस सब का रहने का व्यवस्था नहीं है। और इसी के चलते लोग शहरों में रहता है और गांव के इलाका में न एएनएम रहता है न कोई स्टाफ रहता है, इसीलिए ताला बंद है। ये कोई और नहीं, मैना गांव में रहने वाले नरेंद्र कुमार सिंह हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोस्त हैं और जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सोचिए, जब मुख्यमंत्री के दोस्त और उनकी पार्टी के नेता अपने गांव के बीमार स्वास्थ्य केंद्र का इलाज कराने में लाचार हैं, तो आम आदमी की कौन सुनता होगा। सिस्टम पूरी तरह फेल है और महामारी का संक्रमण गांवों में फुल है। आप जैसे ही परिसर के अंदर घुसेंगे इस भवन के अंदर, आप देख लीजिए टूटा फूटा बोर्ड, राज्य स्वास्थ्य समिति का ये टूटा फूटा बोर्ड आपको नजर आएगा। और ऊपर छत देख लीजिए, कैसे ये छत का हिस्सा लगातार टूटता जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए कितना खतरनाक है। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये इमारत जो है पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है, जर्जर हालत में है। और इसी वजह से इसके कई हिस्से आप देखिए, छत लगातार टूटता जा रहा है, उसके हिस्से टूट रहे हैं, बेहद खतरनाक भी है। और ऊपर भी आप देखिए किस तरीके से इस इमारत के जो हिस्से हैं वो कई जगहों से टूटे हुए हैं। अब आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि इस स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे जो हैं वो बंद है, लेकिन अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे खिड़कियां यहाँ खुली हुई हैं, लेकिन अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है, कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। सरकारी कागज, फाइलें सब यहाँ पर जो है बिखरी पड़ी हैं। इस अंदर के कमरे को भी आप तस्वीरें देखिए,
कि किस तरीके से इमारत अंदर से भी देखिए जर्जर है, दरार कई जगहों से आपको साफ तौर पर नज़र आ सकता है। तो ये हालत है इस स्वास्थ्य केंद्र की जो कागज़ों में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर